अब तक आपने देखा और जाना कि रानी की जिंदगी में किस प्रकार से बदलाव आ रहे थे और रानी एक दिन बड़े साहब की मदद से अपने गांव अम्मा बाबा के पास पहुंच जाती है। दोस्तों, अब अम्मा बाबा के पास वह बेहद खुश होती है, लेकिन उसका गांव में मन नहीं लगता है और वह 2 ही दिन बाद वहां से अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। अपनी अम्मा बाबा से कहती है कि मेरे यहाँ पे पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा है। तो उसकी अम्मा बोलती है कि बेटी, अब तुझे अपने ऑफिस की याद आ रही होगी, अब तुम ऑफिस चले जाओ। और वह ऐसा कह अपनी ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है वहां से। अब आगे दोस्तों, यहाँ जब रानी अपने ऑफिस पहुंचती है तो बड़े साहब रानी जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसको वहां बड़े साहब नहीं मिलते हैं। उसके ऑफिस के और जो साथी हैं वो बताते हैं कि बड़े साहब किसी निजी कार्य से कहीं बाहर गए हुए हैं। और इसी सिलसिले में वह परेशान हो रही होती है कि अब पता नहीं बड़े साहब से मुलाकात कब होगी। रानी को पता चलता है कि बड़े साहब जो है उस महिला के घर पे गए हैं जो सिलेंडर ब्लास्ट होने में जल गई थी, यानी उसको उसके शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके जो शरीर है वह काफी अस्त व्यस्त भी हो गया है और वह बुरी तरह से घायल हुई है। तो बड़े साहब उनके देखभाल के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और उनको 50,000 रुपये नकद देकर आते हैं। जब वो ऑफिस में होते हैं तो उनकी हालत थोड़ी सी खराब होती है। तो रानी उनके लिए चाय मंगवाती है और चाय पीते हुए बड़े साहब कहते हैं कि भाई जैसे तैसे उस महिला से तो पीछे छूट गया, लेकिन पुलिस वालों का क्या हुआ। और वो इतना कहकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, अब पीछे से एक पुलिस का सिपाही उस ऑफिस में आता है और कहता है कि साहब कहाँ हैं, मुझे साहब से मिलना है। तो रानी उनको पूछती है कि साहब से क्या मिलना है, क्यों मिलना है, मुझे बताओ। मैं जो आप खबर देंगे मैं वो अपने बड़े साहब को जरूर बता दूंगी। और दोस्तों, सिपाही उनसे कहता है कि पुलिस थाने ने 50,000 रुपये मांगे हैं। यदि तुमने उस महिला को 50,000 रुपये दिए हैं तो हमें भी 50,000 रुपये चाहिए, तभी जाके हम किस केस को रफा दफा करेंगे, वरना अच्छा नहीं होगा। तो रानी कहती है कि मैं बता दूंगी बड़े साहब को, अब आप यहाँ से जा सकते हो। तो सिपाही वहां से चला जाता है। दोस्तों, अगले दिन जब बड़े साहब वापस आते हैं तो रानी सारी बातें बड़े साहब को बता देती है कि किस प्रकार से एक सिपाही यहाँ पे आया था और उसने क्या क्या कहा। बड़े साहब उस बात को सुनकर थोड़े परेशान और थोड़े गुस्सा भी होते कि इन भूखे नंगों को यही चाहिए, अरे सरकारी तनख्वाह से इनका पेट नहीं भरता। दोस्तों, ऐसा कहकर वो थाने में फोन बुला देते हैं और थाने में पता चलता है कि वह सिपाही कौन था। तो पता चलता है कि वहाँ सिपाही अमरपाल नाम का एक व्यक्ति था जो सिपाही वहां पहुंचा था और वे ये पैसा कहकर आया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जब उनसे पूछा जाता है कि ये किसने कहलवाया था, तो तेजपाल यादव नाम के एक दरोगा का नाम सामने आता है कि इस दरोगा ने इतने पैसे मांगे थे और यह कहकर उसने कहा है कि 50,000 रुपये चाहिए। तो यहाँ पर जो बड़े साहब है वो अपना माथा पकड़ लेते हैं और बड़े दुखी होते कहते हैं कि ये भूखे नंगे भी आ टूटे, ये साले गिद्ध होते हैं और इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। अभी उस औरत को 50,000 रुपये दिए, अब इन पुलिस वालों को भी देने पड़ेंगे। अरे इसमें हमारी गलती क्या थी, सिलेंडर ब्लास्ट तो उनके घर में हुआ था, हमारी इसमें क्या गलती थी। और रानी आकर पानी का गिलास बढ़ाते हुए बड़े साहब से कहती है कोई बात नहीं साहब, इतनी है मामला भी निपट जाएगा, आप परेशान ना होइएगा। साहब यहाँ पानी पी रहे होते हैं और जब शाम होती है तो जो दरोगा साहब हैं तेजपाल यादव आते हैं और बैठ जाते हैं। फिर शाम को तेजपाल यादव आते हैं और बड़े साहब से कहते हैं अरे साहब, हमारी भी कुछ सेवा पानी कर दीजिए, इस प्रकार से आप हमको ऐसे अकेला मत छोड़िए, हम भी तो आपके ही आदमी हैं। तो यहाँ पर बड़े साहब उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, आप चलो कमरे में, मैंने आपके लिए सेवा पानी का इंतजाम कर रखा है। दोस्तों, यहाँ पर अब तेजपाल यादव को लेकर जो बड़े साहब है वो पीछे बने हुए कमरों में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि समय करीब 9 बजे का होता है और बड़े साहब पुलिस वाले के इंतजार में ही ऑफिस में बैठे रहते हैं। अब पुलिस वाला आ गया तो दरोगा साहब को आते ही वह अपने पीछे बने हुए कमरों में ले जाते हैं और वहां पर उनके लिए महंगी अंग्रेजी शराब मंगा रखी थी। और अब बड़े साहब और दरोगा साहब दोनों अंग्रेजी शराब के घूंट लगा रहे होते हैं, यानी कि उनके खाने पीने का इंतजाम लगा रखा था। उनकी बहुत सारी बातें हुई और उन्हीं दरोगा जी ने ये कहा कि साहब हमें भी कुछ पैसे दे दो, 50,000 रुपये हमें उनकी जरूरत है। तो बड़े साहब कहते हैं तुम्हें नहीं पता कि 50,000 रुपये कितनी बड़ी कीमत होती है, अरे भाई कमाने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। तो दरोगा कहता है कि तुम्हारे लिए 50,000 रुपयों की कीमत ही क्या है, बड़े साहब हैं आप तो दोस्तों, इसी तरीके से उनकी जब बात चल रही होती है तो अब दरोगा कहता है कि साहब अब आपको 50,000 रुपये देने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप भूल जाइए कि आपको हमें रुपए भी देने हैं। तो यहाँ बड़े साहब चौंकते हैं कि आखिर क्या हुआ भाई, क्यों पैसे के लिए मना कर रहा है, अभी तो तुम 50,000 रुपये मांग रहे थे, अब कुछ नहीं।
तो दरोगा साहब बता दें कि मैंने सुना है, मेरे सिपाही ने मुझे खबर दी थी कि आपकी ऑफिस में एक बड़ी ही मस्त लड़की रहती है, बड़ी ही कमसिन लड़की है, अगर एक रात के लिए वह लड़की मुझे मिल जाए तो बस आपके सारे पैसे माफ और सारा केस रफा दफा। और ऐसे कहकर वो हंसने लगता है। बड़े साहब इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और शराब से भरे हुए गिलास को उसके मुंह पर फेंकते हुए कहते हैं कि भाग जा बदतमीज यहाँ से, तूने क्या समझा मैं ऐसे ही हूँ? अरे वो लड़की नहीं, वो मेरी जान है और तूने उसके ऊपर उंगली उठाने की जरूरत की है, मैं तो जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर बड़े साहब उठ खड़े होते हैं। तो वह दरोगा भी खड़ा हो जाता है और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है कि बड़े साहब आपने अच्छा नहीं किया, आपने जो ये गिलास, शराब का गिलास जो मुझ पर फेंका है ना, ये अच्छा नहीं किया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो बड़े साहब उसको चिल्लाते फिर कहते हैं भाग बदतमीज यहाँ से। और ऐसे कहकर वह आदमी वहां से, दरोगा जो है वह निकल जाता है उस कमरे से। और अब बड़े साहब अपने माथे को पकड़ लेते हैं और शराब के लगातार घूंट पे घूंट लगा रहे होते हैं। उसके साथ वाले कमरे में ही जो लड़की होती है यानी कि रानी सो रही होती है, यानी कि उनकी आवाज के कारण उसको नींद नहीं आती और वह अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि जिसको भी देखो मुझ पे ही नजर उठाए रहता है, उसकी मुझ पे ही गंदी नजर होती है और इसी नजर के अंतर्गत कहीं मुझे एक ना एक दिन ये लूट ना लें, मुझे परेशान ना कर दें। दोस्तों इसी बात को लेकर वह शक पकाई जाती है और अपने आप को भींचते हुए बेड पर ऐसे ही बैठी रहती है। रानी को पता चलता है कि साहब अब करीब 11 बज गए, और साहब अब यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ड्राइवर भी आता है तो ड्राइवर भी कहता है कि साहब आप चलिए। और यह सब पूरी घटना को रानी अपने कानों से सुन रही थी और अब रानी से भी नहीं रहा जा रहा था। वह फिर बड़े साहब के कमरे में जाती है और बड़े साहब से कहती है कि साहब अब आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, अब आप घर के लिए जाइए, ड्राइवर भी बाहर इंतजार कर रहा है। लेकिन बड़े साहब हैं, उन्होंने रानी के हाथ को पकड़ा और वहीं बिस्तर पर बिठाते हुए कहा कि रानी तू मेरी जान है और मैं तुझे इस प्रकार से नहीं छोड़ सकता, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अरे मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। इसी बात को लेकर अब रानी थोड़ी डर जाती है और मन ही मन खुश भी हो रही होती है कि बड़े साहब उससे प्रेम करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ बड़े साहब नेत्रपाल जी की उम्र करीब 55 वर्ष होती है और वह थोड़े लड़खड़ा भी जाते हैं बात करने में। दोस्तों इसी सिलसिले में जब रानी उनको उठाने का प्रयास करती है तो जो बड़े साहब हैं वो सीधे उसकी कमर पर हाथ रख देते हैं। और दोस्तों जैसे रानी की कमर पर हाथ रखते हैं, रानी भी उत्तेजित सी हो जाती है और यहाँ पर जो बड़े साहब हैं जिन्होंने शराब पी रखी थी वो भी इसी रमा में उत्तेजित हो जाते हैं और फिर बड़े साहब रानी पर टूट पड़ते हैं, यानी कि अब उनके किस हो रही होती है और ड्राइवर यह सब देख रहा होता है खिड़की से। दोस्तों जब रानी ड्राइवर को देखती है तो कहती है ड्राइवर से कि आप जाओ, आज बड़े साहब यहीं सोएंगे। और इसी बात को कहते हुए वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और बस वहां पर बड़े साहब को ढेर होने में समय नहीं लगता, यानी कि उनको नशा बहुत ज्यादा हो गया था और अब वह रानी को आई लव यू कहते हुए वहीं पर सो जाते हैं। और रानी अब उनकी बाहों से उठते हुए अपने कपड़ों को सही करते हुए इस कमरे से बाहर निकल जाती है और ड्राइवर से कहती है कि बड़े साहब अब सो गए हैं, आप उन्हें सोने देना, जब वो जग जाएं तब उन्हें घर ले जाना क्योंकि अब वो सो गए हैं। रानी अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कहीं ना कहीं तो खुश हो रही थी कि उसको राजा बड़े साहब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वह इस बात को सोचकर बहुत दुखी हो रही थी कि उनके बस का कुछ नहीं, यानी कि वे अब संभोग जैसी प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब रानी के मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी कहानी और बहुत कुछ भावनाएं पैदा हो रही थी और वो मिट रही थी। दोस्तों यहाँ कहानी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है रानी की और रानी इसी मनसा को सोचते हुए बस कि वह बड़े साहब के पास जाए या ना जाए, और इसी बात को सोचते हुए रोती हुई कब सो जाती है पता नहीं चलता। जब उसकी सुबह आंखें खुलती हैं तो वह पाती है कि बड़े साहब उस दूसरे वाले कमरे में नहीं है और वह ऐसा अपने आप को समेटते हुए वहां से नहा धोकर ऑफिस जाने की तैयारी में लग जाती है। फिलहाल इस कहानी में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी और नए एपिसोड में नई मनोरंजक कहानी लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखिए। दोस्तों अभी कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।